अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स। चैप्टर का नेम है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम इसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था। चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमने मैटर को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने उसकी स्टेट्स पढ़ी थी और उनको स्टेट्स को जो है वो डिफ़ाइन किया था। अच्छा जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं जो इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, डेफिनेशन है आपके पास डेंसिटी की। यहाँ पे लिखता हूँ डेंसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी के बाद हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर, अच्छा जी, दोनों की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन करूँगा जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी। किसी भी जो हमारे पास जिस्म के ऊपर उसके वॉल्यूम के ऊपर जो मास के और वॉल्यूम की जो रेशियो है उसको नाम दिया जाता है उसकी डेंसिटी का। तो डेंसिटी का मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू, जो डेफिनेशन है वही उसका फार्मूला है, मास ऑफ बॉडी ओवर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो इसका यूनिट, ऐसे यूनिट जो है उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट जो है वो इसका पास्कल है, यहाँ इसका दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इसका यूनिट इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने प्रेशर के बारे में, ये डेंसिटी के बारे में बात की थी, वो पास्कल था उसका नाम, तो उसी के नाम से इसको लिया गया। तो नेक्स्ट इसके बाद करते हैं जी प्रेशर की। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके लेक्चर नंबर 2 के लिए आज यहाँ पर जो है वो आपको जो है ना वो बात करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर का टाइटल जो है उसके बारे में बात किया। उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है उसमें मैटर की तारीफ़ की है, मैटर के बाद उसकी स्टेट्स को डिफ़ाइन किया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ डेफिनेशन हैं उनके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हैं ये आपके सिलेबस के अंदर। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन आएगी तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, उसको नाम दिया जाता है डेंसिटी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फार्मूला भी निकलेगा। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है, जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग मास ओवर वॉल्यूम, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो मेरे पास होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, किलोग्राम मास के लिए और क्यूबिक जो है ना वो इसके लिए क्यूबिक मीटर जो है वॉल्यूम के लिए। तो ये अब इसी तरह अगर प्रेशर को डिफ़ाइन करते हैं तो प्रेशर की डेफिनेशन जब मैं करूँगा तो वो मैं बात करूँगा किसी भी जिस्म पर जब फोर्स लगाई जाती है उसके एरिया के लिहाज से। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, किसी भी जिस्म पर जब उसके यूनिट एरिया पर फोर्स अमल करती है तो उसको नाम दिया जाता है प्रेशर का। अगर इसकी मैं बात करूँगा फार्मूले की तो प्रेशर का फार्मूला भी मेरे पास कुछ इस तरह से ही होगा जी। प्रेशर जो है वो आ जाएगा, जो डेफिनेशन के ऊपर मैंने लिखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसके यूनिट को डिफ़ाइन करें ऐसे यूनिट को तो वो मेरे पास फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको ये प्रेशर को जो है ना वो बात की थी इसने पास्कल ने इसके मुतालिक, तो इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पास्कल, दोनों यूनिट्स इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद हम प्रेशर के बाद बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जो ज़मीन है, अर्थ
इज अराउंड बाय ए, जो ज़मीन है वो हवा के उसने ना हवा ने उसको इर्द गिर्द से घेरा हुआ है। हवा का एक गिलाफ जो है ना वो ज़मीन के इर्द गिर्द सारा जो है वो आया हुआ है, उसको नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, जो कुर्रा हवाई जिसको कहा जाता है, ठीक है, कुर्रा हवाई भी इसको कहा जाता है, मतलब वो वाला कुर्रा कहते हैं हिस्से को, और हवाई जहाँ पर हवा मौजूद हो, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ तक हवा मौजूद हो वो कुर्रा हवाई कहलाता है, उसको नाम दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये लाजमी डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हर जगह पे सेम नहीं रहता है। ठीक है, ये जैसे जैसे हम बुलंदी पे चलते हैं ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तब्दील होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा का गिलाफ है, ठीक है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ये सतह समंदर से, ठीक है, फ्रॉम द सी सरफेस चंद किलोमीटर की हाइट तक होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम सी लेवल टू अबव सम किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर्स तक, ये सी लेवल से ऊपर की जाने कुछ किलोमीटर तक का जो इलाका है ना ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये जैसे जैसे बुलंदी की तरफ चलते हैं, ठीक है, ऑन आल्टीट्यूड, बुलंदी पर, इट डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पे कूलिंग जो है वो होती है, और जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर कूलिंग इतनी नहीं होती। वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी वेरिएशन का जब टॉपिक आएगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बात आती है जहन में कि इसको मैयर कैसे करते हैं। जैसे हमने एसआई यूनिट्स की बात किया ना, एसआई यूनिट्स बेसिकली होते हैं किसी भी चीज़ को मैयर करने के लिए कि उसको किस फॉर्म में जो है ना वो हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इसी तरह मैयर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको नाम दिया जाता है बैरोमीटर is a device that is used to measure atmospheric pressure। तो बैरोमीटर मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके बारे में बात हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं जी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसमें वेरिएशंस किस तरह से हो सकती हैं। वेरिएशंस कहा जाता है तब्दीली को, वेरिएशंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली जो है ये मरकरी जो इसके अंदर होता है बैरोमीटर के अंदर, जैसे आपने थर्मामीटर देखा हुआ है ना, ठीक है, थर्मामीटर वो कहा जाता है थर्म, गर्म टेम्परेचर को कहा जाता है, और मीटर कहते हैं उसको मैयर करने के लिए। ठीक है, तो जो टेम्परेचर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें मरकरी इस्तेमाल की जाती है। मरकरी जो है ये पानी से तकरीबन 1300 गुना भारी होती है, इसीलिए ये उसके पानी के अंदर डूब जाता है मरकरी जो है। ठीक है, Hg इसको कहा जाता है, ये इसका सिंबॉलिक यूज़ किया जाता है। अब ये सी लेवल के ऊपर मरकरी जो है ना ये नॉर्मल हमारे पास जो है ना वो इसकी ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमारे पास होता है 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101300 पास्कल। ये इसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास इतना होता है। अब जब हम सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो आल्टीट्यूड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट है कि वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। दूसरा, वेदर कंडीशंस जो हैं, वेदर कंडीशंस उसको फाइंड करने के लिए जो है ना वेदर कंडीशंस को बताने के लिए भी ये बड़ा कारगर साबित होता है। जैसे
जो महकमा मौसमियात वाले हैं, ठीक है, या वेदर्स के बारे में पेशगोई कर देते हैं। एक हफ़्ता पहले ही आपको बता देते हैं जी फ़लाँ दिन में बारिश होगी, फ़लाँ दिन में आंधी और तूफ़ान आएगा, फ़लाँ दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टम्परेचर जो है वो इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, टम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जो बैरोमीटर इसके लिए डिवाइस आला जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसका मरकरी लेवल जो है ना वो सी लेवल पर वो उसके बारे में जो है ना वो बताता है कि किस तरह से वेदर में जो चेंजिंग आएंगी वो आएंगी, ठीक है। इसमें ना मुख्तलिफ हमारे पास कंडीशन है। एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज़। ये मैं चीज़ें बताने लगा हूँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फिर उसके बाद आएगा रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज़। ये कौन सी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जब ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दर्जा ब दर्जा, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस सूरत में मौसम की जो पेशगोई होगी वो और तरह की होगी। मौसम जो है वो बड़ा नॉर्मल सा होगा, ठीक है। उसमें जो है ना वो जब ग्रेजुअली वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा, ठीक है। डिक्रीज़ में भी यही चीज़, जो दो चीज़ें मैंने इंक्रीज़ में लिखी हैं, यही दो चीज़ें हम डिक्रीज़ में अगर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो भी मैं लिख देता हूँ, ग्रेजुअल डिक्रीज़ और इंक्रीज़, ठीक है। वो बल्कि वहाँ पे मैंने वो साथ ही मेंशन कर दिया, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। वो वहाँ पे अगर उसको सेपरेट करना चाहेंगे तो फिर हम इस तरह करते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज़, और यहाँ पे मैं ले आता हूँ सिर्फ ग्रेजुअल डिक्रीज़। और अगर मैं यहाँ पर रैपिड इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे मैं रैपिड डिक्रीज़। तो ये चार सिचुएशन हमारे पास ऐसी हैं जो हमें वेदर के मुतालिक जो है ना वो पेशगोई करती हैं। जैसे मौसम अचानक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, तो उसका साइन सिम्टम है यानी कि रैपिड तेज़ी से जो है स्लो होना। तो इसका साइन सिम्टम यही होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी या तूफ़ान, स्टॉर्म जो है ना, या तेज़ हवा चलने की पेशगोई होती है। लेकिन यही जब लो बिल्कुल ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है तो इट्स मीन्स के ठंडी हवाएँ चलेंगी, ठीक है, और उसके साथ जो है वो बारिश का इम्कान जो है वो होगा। तो इसी तरह रैपिड इंक्रीज़ या ग्रेजुअल इंक्रीज़ जो है ये भी ऐसे ही बताता है कि टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे लो होगा, कहाँ पे हाई होगा, किस सिचुएशन में हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर जो है ना वेरिएशंस होंगी। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हमें वेदर वेरिएशंस के बारे में बताएंगे जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा हट रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही था। ये कुछ डेफिनेशंस की हैं, डेंसिटी की, प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन की है। उसके बाद मैंने उसकी डिवाइस को डिफाइन किया, डिवाइस के बाद वेरिएशंस आपने कंप्लीट टॉपिक करना है, बाकी तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग होगा। वेरिएशंस में 3 पैराग्राफ हैं, वो बताएंगे 4 पैराग्राफ हैं कि किस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो तो मौसम पे क्या इफेक्ट होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो तो मौसम पे क्या इफेक्ट होता है। इसी तरह रैपिड इंक्रीज़ और रैपिड डिक्रीज़ जो है वो किस तरह से वेदर कंडीशंस को जो है वो एलाबोरेट करता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।